हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार कि सर आप एक वीडियो बनाओ जिसमें आरएएस से रिलेटेड जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पे कैसे हम काम कर सकते हैं, क्या एक बेस्ट वे हो सकता है इस एग्ज़ाम को एक्सप्लोर करने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इसी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें पूरी फुल फ्लेजेड फुल प्रूफ जो टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रेटजीज़ में से एक बेस्ट कंक्लूडेड स्ट्रेटजी लेके आया हूँ मैं। और बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं, और वैसे तो स्ट्रेटजी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए कॉमन ही चलती है, राइट। तो अगर ये जो रिक्वेस्ट रिपीटेडली आ रही थी वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की थी दैट्स वाई ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आरएएस की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको सबसे ज़्यादा कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो है कि आपके पास में रीज़न होना चाहिए कि आप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो। अगर आपके पास में रीज़न है तो आपके पास में मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन का मतलब कि आप किसको देख करके बार बार एनकरेज होते हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम लंबा प्रोसेस है। लंबे प्रोसेस में और साथ में ये एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट, हल्का सा डिफ़िकल्ट कंसिडर कर सकते हैं। उस कंडीशन में यूँ माने कि अगर एक बार भी फेल हो जाए, आप हमेशा तैयारी करने से पहले ये दिमाग में रखना। देखो कई बार क्या होता है कि जब शुरुआत होती है ना किसी भी चीज़ की, तब ये सोच के की जाती है कि 100% हम सेलेक्ट होंगे। पर आप ये ही सोच के चलो कि 100% मैं सेलेक्ट होऊंगा, पर अगर कुछ भी हर्डल आती है, हर्डल के जैसे हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। बहुत सारे स्टोन्स, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, उनको अपने को ओवरकम करना है। तो मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए। चाहे किसी भी एसडीएम या फिर किसी भी कलेक्टर को, इनको देख करके, या जो ऑफिसर्स हैं, तहसीलदार हैं, इनको देख करके अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनकी स्टोरीज को बार बार देखते रहिए। इनसे क्या होता है, आपको एक मोटिवेशनल फैक्टर कंटिन्यू चलता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मोटिवेशन होता है वो होता है सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, केवल और केवल यही सोचो कि नहीं मुझे पढ़ाई ही करनी है, चाहे कुछ भी हो, आज अगर मेरे मम्मी ने मेरे थप्पड़ मारी है या मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पढ़ना है। हर चीज़ का सोल्यूशन, मतलब एक रामबाण इलाज हर प्रॉब्लम का, एक ही चीज़ जब आप बना लोगे अपने दिमाग में कि आज जो भी परिस्थितियां, जो भी परेशानियां मेरी ज़िंदगी में आ रही है, उन सभी परेशानियों का इलाज अगर कुछ है तो वो है आरएएस में फाइनल लिस्ट में अपना नाम ला करके। समझ गए? तो इसके लिए आपको फोकस टारगेट, एक फिक्स टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा और उसी के लिए आपको काम करना पड़ेगा लगातार, तब जाकर के ये कुछ होगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स होती हैं उनके लिए 3 की पिलर होते हैं। एक तो होती है प्योरिटी, आपके दिमाग में बिल्कुल प्योरिटी, डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दैट मीन्स यू शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ कि मैं क्लियर कर लूंगा, इतनी है मेरे अंदर कैपेसिटी, मैं तैयारी करूंगा तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आएगा। दूसरा आपके अंदर होनी चाहिए परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब क्या होता है? देखो, बाबर जो था ना वो परसेवरेंस रखता था अपने अंदर। उसके सैनिक हार करके चले गए थे मैदान छोड़ करके, और उसको वो उन सारे सैनिकों को फिर से मोटिवेट किया और लेकर के आया युद्ध के मैदान में, और खानवा के बैटल में हराया था फिर जो भी जितने भी राजपूत रूलर्स थे। तो ये परसेवरेंस होती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बुरी से बुरी परिस्थिति हो, एन केन प्रकारण, एनी हाउ हमें ये काम करना है। दैट मीन्स हमें पढ़ाई करनी है, मतलब पढ़ाई करनी है। तो और तीसरा होता है पेशेंस। देखो आपको पेशेंट तो रहना ही पड़ेगा। आरपीएससी की जो जितनी एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आज प्री हो गई, डेट आ गई 4 महीने बाद में कि चलो अब मेंस होने वाला है। तो मेंस भी होते होते, जैसे 2018 वाला है, आप एग्जाम्पल लो, रिसेंटली सितंबर में रिजल्ट आ चुका 2018 में, और एग्ज़ाम्स आकर के हो रही है फिर 2019 में, और फिर उसका रिजल्ट आ रहा है मेंस का 2020 में, मतलब 2020 में जाकर के आ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रेचफुल हो जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है। और साथ में अगर उन एग्ज़ाम में आपको कहीं पर डिफीट मिल जाए, कहीं पर आपको अगर थोड़ा बहुत भी शॉक मिले, तो आपको पेशेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो प्योरिटी, परसेवरेंस और पेशेंस, ये 3 की पिलर्स होते हैं हमेशा कोई भी एग्ज़ाम या किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए। ओके, बेसिकली अगर आरएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात की जाए तो 3 लेवल में इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू।
ये अपने आप में एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो इससे आप प्लीज़ बर्न आउट मत होना। बर्न आउट नहीं होने के लिए अपने को कहीं ना कहीं पॉलिसी की ज़रूरत है, स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। क्यों? अगर ये सोचोगे कि बहुत लंबा सेगमेंट है, बहुत 450-500 टॉपिक्स हैं, कैसे याद करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेली, ईच डे यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद योर प्लान। आपका खुद का प्लान होना चाहिए। हर दिन अपने को ये डिसाइड करना है कि 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी ही है। ये चीज़ सबसे पहले दिमाग में सेट करो कि मिनिमम 6 घंटे 7 घंटे अपने को पढ़ाई करनी ही है। और ये चीज़ अगर आपने दिमाग में सेट कर ली तो आगे अपन बढ़ सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी के साथ में। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं ज़रूरत क्या है। आपके पास में सिलेबस होना चाहिए, ऑनलाइन मिलता है। आरपीएससी की वेबसाइट पे देख लो, डायरेक्ट गूगल करोगे मिल जाएगा, डाउनलोड करो उसकी। एक तो सबसे पहले आपको मेंस और प्रीलिम्स का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपको जो पिछले 5 एग्जाम्स हुए हैं आरपीएससी के, जो आरएएस के प्री और मेंस दोनों के, 5 सालों के एग्जाम होने चाहिए, ठीक, एग्जाम पेपर होने चाहिए। मेंस के 4 पेपर होते हैं, तो 5 सालों के 4×5 = 20, ठीक है। ऐसे ही प्रीलिम्स के 5 पेपर हो गए, तो पाँचों के पाँचों, और उनमें भी आप देखोगे तो 2013 के 2 पेपर हुए थे, तो वो आपके पास होने चाहिए। टोटल 5 पेपर अपने को कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर्स के होने ही चाहिए अपने पास में, जो भी एग्जाम्स हुए हैं। तीसरी चीज़, अपने को करंट अफेयर के लिए अपने को रिसोर्सेज फाइनलाइज करने चाहिए। देखो, करंट अफेयर और इनके लिए जो कुछ भी कंटेंट है, मैंने बुक लिस्ट की एक वीडियो अलग से बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन दिया हुआ है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आप वो देख सकते हो कि कैसे कैसे अपन कौन कौन सी बुक्स पर रिलाई कर सकते हैं। ओके, करंट अफेयर के लिए बहुत सी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, और साथ में गार्गी क्लासेस पर भी आपको मटेरियल अवेलेबल कराया जाता है कंटिन्यू। और लास्ट में बताऊंगा कि क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ से और पिक अपन कर सकते हैं। तो सिलेबस, क्वेश्चन पेपर और करंट अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने को ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, प्रीलिम्स और मेंस की अगर तैयारी कैसे की जाए। प्रीलिम्स और मेंस की देखो साथ साथ में तैयारी की जाती है। कई बार क्या होता है, एक मिथ है कि प्री की अलग से करो फिर मेंस की अलग से करो। देखो, प्री के बाद में अगर स्टैंडर्ड वाइज देखा जाए तो 4 महीने का टाइम ही मिलता है मेंस के लिए। और मेंस में देखो 21 सेगमेंट्स है, अगर एक एक डिवाइड करके देखोगे तो 21 सेगमेंट्स हैं। इनकी प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्री और मेंस को कोलैबोरेटिव वे में लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए आप क्या करो, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं ना प्री और मेंस में, सिलेबस आपने डाउनलोड कर लिया, अब सिलेबस में दोनों में मैच करो कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट मैच कर रहा है करंट अफेयर बेस्ड, वो अपने को कंटिन्यू पढ़ते जाना है मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में ये सोचना है कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, और मेंस में ये कि हम एनालिटिकल अप्रोच, मतलब फैक्ट्स के साथ में आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहने चाहिए। तब जाके आपकी प्री और मेंस की तैयारी लगातार चलती रहेगी। प्री के हिसाब से अगर अपन देखें तो जब एग्ज़ाम डेट आ जाए, एग्ज़ाम डेट लगभग 45 दिन का गैप लेके तो आती है। आज अगर डेट आ गई एग्ज़ाम की तो 45 दिन बाद में ही होगा एग्ज़ाम कम से कम, और हो सकता है ज़्यादा टाइम अपने को मिले। तो उस केस में अपने को क्या करना है, एक्सक्लूसिवली प्री एग्ज़ाम की जो डेट आए उसके लिए एग्ज़ाम से जस्ट पहले, प्री की जब एग्ज़ाम हो उसके जस्ट पहले 1 महीना केवल और केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को तैयारी करनी है। ये चीज़ गलती मत कर देना, ये आपके प्लान में होना चाहिए। कहने का मतलब, आज अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, मेंस का सिलेबस मुझे 2 से 3 बार कवर कर लेना है, और फिर उसके बाद में प्री की जब एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाए, आपके हाथ में एडमिट कार्ड आने के चांसेस पूरे बन जाएं, तब जाके आपको 1 महीना कम से कम प्री के लिए एक्सक्लूसिवली रखना पड़ेगा। साथ में मेंस जो है वो प्री के बाद में जब होता है तो मिनिमम 3 से 4 महीने का, और हो सकता है अगर 2018 की तरह प्रिपरेशन हो तो लंबा स्ट्रेच भी हो। पेशेंस रखना भाई आप तैयारी के टाइम पे, ठीक है। तो 3 से 4 महीने का अगर आपको टाइम मिलता है तो 3 से 4 महीने का टाइम में आप मेंस का पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाते हो। तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे वहाँ पर भी तो मेंस की तैयारी हो रही है, पर अपने को जो अपने डिसाइड किया था 6 से 7 घंटे पर डे, तो उसमें से अपने को 2 से 4 घंटे, 4 भी नहीं तो 2 घंटे तो एटलीस्ट अपने को मेंस के लिए एक्सक्लूसिवली निकालने हैं। समझ रहे हो? प्री की एग्ज़ाम से पहले आपको 1 महीना कम से कम निकालना पड़ेगा एक्सक्लूसिवली प्री के लिए। ऐसे ही डेली की जो आपकी तैयारी हो रही है उसमें आप 2 से 4 घंटे, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, 4 भी ले सकते हो। पर अगर आपका स्पैन थोड़ा कम ही है, फॉर एग्जांपल 6 घंटे ही है, तो आप 2 घंटे ही लेना, ठीक है। मेंस के लिए जो बचे हुए और सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, एथिक्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो हो गया, लॉ हो गया, मतलब ये स्पोर्ट्स एंड योगा वाला सेगमेंट हो गया,
और हिंदी, इंग्लिश, ये सारे जो हो गए, इनको जब आप तैयार करोगे तो उसको आपको डेली 2 से 4 घंटे का टाइम तो देना ही चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर वे के अंदर मेंस का सिलेबस भी जब कवर हो जाए अपना, तो फिर एक इजीली आप कंफर्टेबल फील करोगे। तो इस तरीके से डेली अपने को 2 से 4 घंटे, जो सब्जेक्ट इधर नहीं है इन सब्जेक्ट्स के अलावा बता रहा हूँ मैं, जो मेंस के सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट तो आप डेली दोगे ही इनको, तो प्री और मेंस के को तो। अब प्री की अगर बात करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो एक तो कंटिन्यू तैयारी चलती रहेगी। बुक का लिंक, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, वो कंटेंट मैंने गिवन है, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लो। क्वेश्चन पेपर आपको एनालिटिकल वे के अंदर देखने हैं। जो 5 साल के पिछले 5 पेपर बताए हैं मैंने, वो अपने को सॉल्व करने हैं। उनमें ट्रेंड देखना है कि आरपीएससी का ट्रेंड क्या है। पहले फैक्ट बेस्ड था, अब थोड़ा सा एनालिटिकल आ गया, फिर फैक्ट प्लस एनालिटिकल आ गया। कई बार करंट अफेयर ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं, कई बार स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है। तो उन चीज़ों के लिए अपने को थोड़ा सा आरपीएससी के ट्रेंड को समझने की ज़रूरत है। फोकस आपको देना है प्रीलिम्स में मैथ्स, रीजनिंग, ऐसे सब्जेक्ट पे जिनमें से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आता है। आपकी कमांड अच्छी है तो वो आप 100%, मतलब 12 के 12 क्वेश्चन एज इट इज स्कोर कर लोगे। तो 12 के 12 क्वेश्चन अगर आप एज इट इज स्कोर करते हो तो बहुत जनों से आगे निकल जाते हो, जंप अहेड, ठीक है। तो उस केस में अपने को ये थोड़ा ध्यान रखना है। साथ में इकोनॉमिक सर्वे पे तो अपने को कमांड रखनी ही है। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे आता है, राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट्स आजकल आरएएस के लिए भी चलना शुरू हो गई हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर आपको गार्गी क्लासेस पर भी इनके वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है, वो भी अपने को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं स्टेट इकोनॉमिक सर्वे पे भी अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया में जो सेंट्रल पॉलिसीज़ होती है इनका इन्फ्लुएंस स्टेट में भी आता है। तो वो चीज़ अपन देखेंगे। साथ में करंट अफेयर को अपने को इस तरीके से पढ़ना है कि उसकी अप्रोच स्टैटिक में हो। फॉर एग्जांपल, अभी एंटी डिफेक्शन लॉ का इशू चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में। तो अपने को एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो भी एक तरीके से प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको अपने को अपडेट करना है, ठीक है। कि कौन सा अमेंडमेंट था, कौन से शेड्यूल है, क्या उसमें प्रोविजंस हैं, ठीक है। और राजस्थान में अभी तक एंटी डिफेक्शन के बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट्स कितनी बार गिरी है, मतलब क्वेश्चन करो, खुद से सवाल भी करने होते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर में जो कुछ चल रहा है उससे अपने को स्टैटिक में पहुंचना है। फिर इसके अलावा जब एग्ज़ाम आने वाला होता है प्रीलिम्स, तो ये कोचिंग सेंटर्स वो टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराते हैं। तो आप कोई भी 2 कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, ठीक है। एग्जाम दे के आओ, 150 क्वेश्चन में से आराम से कोशिश करो 135 से ज़्यादा की कोशिश करो अटैम्प्ट करने की। डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 135 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करते हो तो एक तो आपका डर निकलेगा, एक आपको क्वेश्चन हैंडल करने की आदत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर 135 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, हैंडलिंग अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी होगी तो आप आराम से प्री क्लियर कर जाओगे, कोई इशू ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रीलिम्स का एक्सक्लूसिवली। प्रीलिम्स प्लस मेन तैयारी अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। बस प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा अपने को किस चीज़ पे ध्यान देना है वो अपन ने बात की। अब देखते हैं मेंस की बात करते हैं। मेंस पे जब आप काम करो तो जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आए, जब अपने को 1 महीने का स्पेस भी रखना है, तो कहने का मतलब प्रीलिम्स की डेट फॉर एग्जांपल 5 अगस्त आ रही है, या फिर अपन बोले 5 सितंबर आ रही है, तो अपने को 5 अगस्त तक मेंस पर ध्यान देना है। 5 अगस्त के बाद में ध्यान नहीं देना है। फिर अगस्त 5 से लेके और 4 सितंबर तक अपन ध्यान देंगे किस पे, मेंस प्रीलिम्स पे एक्सक्लूसिवली, जो अपन ने बात की। तो इस तरीके से आप देखोगे प्रीलिम्स का जब आप ये 1 महीना छोड़ो ना, तो उससे पहले पहले आप मेंस का सिलेबस 2 से 3 बार फुल्ली कवर करो। दैट मीन्स यू हैव टू रिवाइज द सिलेबस रिग्रेसली। ये मैं बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने को बार बार रिपीट करना है इससे, ठीक है। और साथ में जब मेंस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब प्री हो गया एग्ज़ाम, आपको लगता है कि हाँ स्कोर अच्छा आ रहा है अपना, हो सकता है कट ऑफ क्लियर कर देंगे अपन, तो आप फिर उसके बाद में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करो। जो आपको 3 से 4 महीने मिल रहे हैं ना, उन 3 से 4 महीनों में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ में अपने को करनी है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, स्पीड भी बढ़ेगी, जिससे आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाओगे। और साथ में आपकी अप्रोचेस भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। कि कई बार क्या होता है, जब करंट अफेयर में अपन ने कोई चीज़ सुनी है, याद नहीं आ रहा, और कई बार होता है कि हाँ अपने स्टैटिक पोर्शन से भी कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर जो अप्रोच होनी चाहिए आंसर देने की, वो आपकी प्रैक्टिस से ही आ पाएगी। तो वो आप कोशिश करना। साथ में जब मेंस का आप तैयारी करो तो आपका अप्रोच कैसी होनी चाहिए अपीयर करने की। देखो 20 वर्ड्स का जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर आपकी अप्रोच होनी चाहिए फैक्ट बेस्ड,
ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स प्रोवाइड करो जल्दी जल्दी, क्योंकि 20 वर्ड्स में आप ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते। 50 वर्ड्स में आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो उनमें आप टू द पॉइंट आंसर लिखो, घुमाओ मत क्वेश्चंस को, टू द पॉइंट बुलेट पॉइंट में लिखो धड़ाधड़, और फिर उसके बाद में फैक्ट्स को साथ में एसोसिएट करते जाओ। एक लाइन लिखी फिर फैक्ट लिख दिया, एक लाइन लिखी, ऐसे करके 4-5 लाइनें लिख के और फिर लास्ट में वन लाइनर कंक्लूजन दे दो। ये जरूर करना है, वन लाइनर कंक्लूजन जो इफेक्टिव हो, ठीक है। उस क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे कैसे इंटरप्रीट होता हुआ दिखना चाहिए आपको। ऐसे ही 100 वर्ड्स का जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर आपको एक तो थीम होनी चाहिए आपकी, और वो थीम को कैसे लिखोगे, शुरू में ही इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही एक लाइन में ही उस थीम को नरेट करो। आप जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस तरीके से आप बनाओ कि उसकी थीम पहली लाइन से ही बन जाए, और वन लाइनर थीम ही होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग, दिस इज द मेन की। ओके, स्टेटमेंट्स दो और फिर फैक्ट्स लिखो, फिर वही चलेगा, और लास्ट में कंक्लूड कर दो एक लाइन। तो मतलब एक लाइन थीम की हो जाएगी, इनिशियल इंट्रोडक्टरी पार्ट जहाँ पे आप भूमिका थीम बनाओगे, और लास्ट में फिर कंक्लूड कर दोगे एक लाइन। तो बची हुई लाइनों में फिर आप स्टेटमेंट दोगे, फैक्ट्स दोगे, स्टेटमेंट्स दोगे, फैक्ट्स दोगे। देखो फैक्ट्स के बिना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता आंसर। आप हाइपोथेटिकल बातें लिखोगे तो वो ज़्यादा एग्जामिनर पे इतना ज़्यादा असर नहीं डालती है, ठीक है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंस के लिए, आपको पूरा पेपर कवर करने की कोशिश करनी है। इसके लिए आपको बार बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि होता क्या है, आप कितना ही अच्छे से अच्छा मार्क्स मतलब क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर दो, 10 में से आपको 5-6 मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 मिलते हैं, बाकी 7 नंबर भी नहीं मिलते हैं। 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस रेंज में ही मार्क्स आते हैं। तो जब पूरा पेपर कवर होगा तो आप कहीं ना कहीं कट ऑफ क्लियर करने के पास में रहोगे, इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस बन जाएंगे। ऐसे ही फिर नेक्स्ट आता है अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन। इंटरव्यू जो है वो अपने आप में पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जिसके लिए आपको साइकोलॉजिकली, फिजिकली, अपीयरेंस वाइज फिट रहना ज़रूरी है। हर केस के अंदर अपडेटेड रहना ज़रूरी है, चाहे आपको आंसर आए या ना आए। उनको जो एग्जामिनर्स हैं, इंटरव्यूअर्स हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये सामने कोई स्टूडेंट बैठा है। आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक की तरह बैठो वहाँ पर ये चेक नहीं करते हैं वो लोग कि स्टूडेंट को हमें प्रमोट करना है, नहीं। आपको वहाँ पे ये देखते हैं कि क्या हमारे सामने ये एक एडमिनिस्ट्रेटर ही बैठा है। बस वो इस तरीके से आप सोच के बैठोगे ना कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, चाहे अपने खुद के इलाके का एडमिनिस्ट्रेटर बन के ही बैठो, तो इससे देखो कितना फ़ायदा होगा। आप रोज़ अपने इलाके का एडमिनिस्ट्रेटर खुद को समझो, तो उस केस में आपको इलाके की एकदम रियल ग्राउंड रियलिटीज़ पता होगी। क्या एक एंगल होता है सोचने का, वो डेवलप होगा। किस तरीके से अपन कोई अपने से कोई सवाल जवाब करे तो अपन किस तरीके से उनको हैंडल कर सकते हैं, वो चीज़ें आप सीख पाओगे। तो इसके लिए आपको एक तो एग्ज़ाम जब हो जाए, मेंस आपका क्लियर हो जाए, तो मॉक इंटरव्यूज़ अटेंड करना बिल्कुल मत भूलना। मॉक इंटरव्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इससे क्या होगा कि आपको वेरियस पर्सपेक्टिव्स और पता पड़ेंगे। साथ में आप जो कुछ भी चल रहा है आपके सराउंडिंग में, उनके साथ साथ में आप अपडेटेड रहो। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ सिंपल सी, कि मेंस के बाद में भी इंटरव्यू तक कितना इंपॉर्टेंट होती है जो बुक्स हैं अपनी। देखो पढ़ाई कंटिन्यू करनी रहती है, जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए, फाइनल लिस्ट में आपका नाम ना आए, आपको कंटिन्यू तैयारी करनी है। वही 3 पिलर, प्योरिटी, जब माइंड में प्योरिटी है तो आप चाहे हारो चाहे जीतो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप परसिवरेंस आपके अंदर रहेगी, चाहे टूटो फूटो कुछ भी हो, मैं तैयारी करूँगा, दैट्स इट। आप तैयारी पे लगे रहोगे, और फिर साथ में पेशेंस भी अपने को रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जब तक अपना लिस्ट में नाम ना आए तब तक अपने को तैयारी करनी है। तो इसलिए अपने को वो तैयारी का वही सेगमेंट अपना करंट अफेयर और स्टैटिक पैरेलल चलता रहना चाहिए। तो न्यूज़पेपर्स को आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, एडिटोरियल डिस्कशंस जो मैं अवेल कराता हूँ आप उनसे अपडेट होते रहो। उससे क्या हो जाएगा कि आप अपडेटेड रहोगे तो आप आराम से फेस कर पाओगे इंटरव्यूज़ को। कोचिंग क्लासेस के रोल के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि रोल क्या रहता है कोचिंग क्लासेस का। देखो बिगिनर्स का ऐसा है कि केस टू केस वेरी करती है ये चीज़ें, ठीक है। आजकल वैसे भी ऑनलाइन मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जैसे कि गार्गी क्लासेस पढ़ा रही, और भी बड़े बड़े चैनल्स चल रहे हैं, यूट्यूब पे चल रहे हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, बेसिक चीज़ें जो क्लियर करनी है, पर अल्टीमेटली जो मेन जो सॉलिड जो वाली बात है ना, वो होगी आपकी खुद की सेल्फ स्टडी से। जब आप बुक्स खोलोगे, खुद पढ़ोगे और उन बुक्स को रिवाइज करोगे, और रिवीजन से फिर बाद में आपके खुद के पर्सपेक्टिव जब क्लियर होना शुरू हो जाएंगे ना, तब जाकर के तुम अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, एग्जाम में अच्छे से अपीयर कर पाओगे। क्योंकि आजकल रोट लर्निंग के बेस्ड पे क्वेश्चंस आना बंद हो चुके हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस आने लग गए हैं, जिसमें करंट अफेयर से इशू उठाते हैं, स्टैटिक पोर्शन में घुसते हैं, और फिर आपसे एग्जाम्पल्स की डिमांड करते हैं कि आप बताओ आप कितना ऑब्जर्व करते हो अपने सराउंडिंग्स को। गेटिंग माय पॉइंट? तो
ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोल ऑफ कोचिंग्स कहीं ना कहीं अब डिक्लाइन कर रहा है। तो आप अगर कोचिंग भी नहीं कर रहे हो तो अपने आसपास में 4 से 5 ऐसे फ्रेंड्स का एक सर्कल बना लो जो सीरियसली सिंसियरली तैयारी कर रहे हो आरएएस की। ठीक है, क्योंकि अकेला इंसान होता है ना, वही चीज़ अपन को मोटिवेशन कैसे मिलता है, कई बार कंपटीशन से भी मोटिवेशन मिलता है। कई बार अपन किसी को देखते हैं, अरे यार ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसने अच्छे से हैंडल किया क्वेश्चन, तो उससे अपन गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो ऐसे 4-5 जनों का जब सर्कल बन जाता है तो वहाँ पर कोचिंग की रेलेवेंस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। क्योंकि देखो इकोनॉमिक सिचुएशन सबकी सेम नहीं होती है, तो उस केस में अपने अपने केस के अकॉर्डिंग आप कोचिंग को प्रेफर कर सकते हो। ज़रूरत है तो करो, आपको अफोर्डेबिलिटी लग रही है कि अफोर्ड कर सकते हैं घर वाले तो करो, नहीं कर पा रहे हो तो आप घर पे बैठ करके भी तैयारी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर आपको अपने आसपास में 4-5 जनों का सर्कल चाहिए। ठीक है, जॉब के साथ में भी ये पूछा जाता है कि जॉब के साथ में प्रिपरेशन हो सकती है। देखो जी, जितने भी आ रहे हैं अभी तक सेलेक्ट हुए हैं उनमें से 60-70% ऐसे हैं जो वर्किंग थे उस टाइम पे, चाहे वो टीचर थे, चाहे कहीं और काम कर रहे थे, कुछ भी कर रहे होंगे, वो टीचिंग में कंटिन्यू या मतलब सॉरी वो प्रिपरेशन के साथ साथ में जॉब जरूर कर रहे थे। लगभग 60 से 70% जो आरएएस सेलेक्ट हुए हैं। तो अपने लिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। ठीक है, जॉब के साथ में तैयारी करना डिफ़िकल्ट है, बट इसका मतलब नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है आराम से। आप अपने हॉलीडेज़ को यूटिलाइज़ करो। एक लेमैन क्या करेगा, हॉलीडेज़ में एंजॉय करने की कोशिश करेगा, जबकि एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट क्या करेगा, सिविल सर्विस एस्पिरेंट क्या करेगा, अपनी तैयारी के लिए जो हॉलीडेज़ आ रही है उनको यूटिलाइज़ करेगा। समझ रहे हो, गीता की बात आ गई ना, साधु लोग तब जागते हैं जब सब लोग सोते हैं। ओके, तो जब छुट्टियां आए तो तब ज़रूर से आप इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करो आप उस टाइम को, और एक टाइम बाउंड मैनर में अपना खुद का एक शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ मुझे मेरे दिन के अंदर 6 से 7 घंटे मैंने ये फ़िक्स किए हैं, और इन 6 से 7 घंटों के अंदर मैं ये चीज़ें पढ़ूंगा और ये सब्जेक्ट मैं इतने दिनों में कवर कर लूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आने से पहले आप मेंस का सिलेबस पूरा कवर कर दो, प्रीलिम्स को पैरेलली चलते रहने दो। ठीक है, अभी से शुरू कर दो, अगर आपने शुरू नहीं किया है और कर दिया है तो बहुत ही बढ़िया है। अब कुछ डूज़ एंड डोंट्स बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो, जब भी आप तैयारी करो तो शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम टाइम पे जब रिवीजन करना होता था आप बड़ी बड़ी बुक्स उठा नहीं पाते हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आप 2 बार पूरे सिलेबस को कवर करो, और थर्ड टाइम जब करते रहो तो उस टाइम पे आप अपने नोट्स बनाओ। पहली बार में ना तो अंडरलाइन करनी है बुक्स को, ना आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। आपको अपने हैंड रिटन नोट्स खुद के शॉर्ट हैंडमेड नोट्स कब बनाने हैं, थर्ड रिवीजन के टाइम पे। हेल्थ का पूरा ध्यान रखना आप, क्योंकि अगर आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, एक्सरसाइज करो आधा पौन घंटा 1 घंटा जितना टाइम आपको मिले, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बॉडी फिट नहीं होगी, तो बॉडी फिट नहीं होगी तो कैसे हेल्दी रह सकता है माइंड। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में अपने जो कॉमन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स के हिसाब से मैंने बताया था आपको लॉजिकल एप्टीट्यूड और मैथ्स वाला जो रीजनिंग वाला सेगमेंट है उसको अपने को अच्छे से करना है। साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कहीं ना कहीं अपने आप में फैक्ट्स पे बेस चलती है, कुछ रिसर्च आई उसको चीज़ याद करो, सीधा इंटरप्रेट करना है वहाँ पे। ठीक है, अगर मेंस की बात करें तो मेंस में जैसे सब्जेक्ट है आपका पेपर 4 जो होगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी आता है, उस पेपर के अंदर अपन स्कोर अच्छे से कर सकते हैं, तो उस पे कमांड अच्छे से करो। पहले तो चलो मैथ्स और ये हुआ करती थी मेंस में भी, पर वो अभी हट चुकी हैं। एनालिटिकल अप्रोचेस डेवलप होना शुरू हो रही हैं एग्ज़ाम्स के अंदर भी, तो अपने को वो सब्जेक्ट तो करने ही हैं जहाँ पर स्कोरिंग होती है, और बाकी जो दूसरे बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको भी इक्वली वेटेज देते रहना है। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनको अवॉइड करो जितना कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ अकाउंट बिल्कुल डिलीट ही कर दो। आपके आसपास में कोई नेगेटिव पीपल है ना जो आपको यूँ कहते हैं कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, बहुत टाइम लगता है, उनसे दूर हो जाओ सबसे पहले। उनको बिल्कुल पास मत भटकने दो, फोकस्ड रहो और डाइवर्ट मत हो बिल्कुल भी। अपने गोल को लेके बिल्कुल सीरियसनेस रखो। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो देखो, एक तो पैनोरमा आती है एग्जाम के आसपास में, पैनोरमा का आता है एडिशन, हिंदी एडिशन आता है। पर ये मैं बता दूं, आपको थोड़ा बहुत हिंदी पे तो कमांड रखनी पड़ेगी। नहीं, हिंदी पे अगर आप कमांड नहीं रखोगे तो फिर कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, जबकि हिंदी का वेटेज है 120 मार्क्स एंड मेंस, तो 120 मार्क्स बहुत होता है। ठीक है, तो हिंदी तो आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए अपन एक तरीका निकाल सकते हैं, मूमल भी आती है, वो भी फैक्ट्स के बेसिस पे आती है, क्योंकि ये चीज़ें अपने कहीं ना कहीं हेल्प कर देती हैं। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पर ये मैगजीन्स हेल्प कर देती हैं। एनालिटिकल अप्रोच करने के लिए हमारे यहाँ पर गार्गी क्लासेस पर आपको एडिटोरियल डिस्कशंस डेली मिल रही है इंडियन एक्सप्रेस के, बहुत बढ़िया एलेबोरेट कर रहा हूँ मैं।
तो वो चीज़ आप कंटिन्यू करते रहिए। इसके अलावा आप अपने आसपास में जो भी न्यूज़पेपर अवेलेबल है, चाहे वो राजस्थान पत्रिका हो, दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, कोई सा भी हो, ये तो हिंदी मीडियम बोल दिया मैंने, इंग्लिश में अगर द हिंदू पढ़ सको तो दैट्स बहुत बढ़िया। नहीं, इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और करंट अफेयर का जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में अपन और कवर करना शुरू कर देंगे। और साथ में राज्यसभा टेलीविज़न ज़रूर देखो, जिससे कि आपके इंटरव्यू देने की और जो एक होती है ना पर्सपेक्टिव, सोचने का तरीका, वो और खुल जाएगा, आपका दिमाग तो और बढ़िया रहेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है रिवीजन, रिपीटेड रिवीजन। जितना रिवीजन करोगे उतना ही अपनी सफलता के पास पहुंचोगे। सब रिवीजन तो अपने को करना है ही। बुक लिस्ट में बता ही रहा हूँ कि उन बुक्स को ही रिवाइज करना है। और हाँ, डाइवर्ट कभी भी बुक्स पे मत होना कि अभी की किसी ने बता दिया वो बुक अच्छी है, किसी ने बता दिया वो बुक अच्छी है, इससे कभी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है जब आप एक बुक को रिवाइज करते हो। पर हाँ, शुरुआत में जब सिलेक्शन करो बुक्स का, वो पहले सोच समझ के करो, वेल इन्फॉर्म्ड सिलेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये बुक गलत चॉइस कर लिया, कुछ और नहीं। एक सब्जेक्ट के लिए एम लक्ष्मीकांत मतलब एम लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए मुझे अब किसी पे दिमाग ही नहीं लगाना। अब चाहे वो डीडी बसु कुछ बोले या फिर कोई और कुछ बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एम लक्ष्मीकांत को ही रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो रिवीजन होना चाहिए फोकस्ड, इंटेंसिव, तब जा करके फिर आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाओगे और फिर आराम से क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।